So let's start with the topic that is transgenic animals. तो एनिमल्स जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया हो टू possess मैनिपुलेटेड टू possess एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, कोई एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करें, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन किया गया, कुछ चेंजेस किए गए हों ह्यूमन यूज़ के लिए या फिर कोई अदर यूजेस के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उन एनिमल्स को बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को 95% माइसेस को ही ट्रांसजेनिक बनाया गया है। यूजुअली रैट्स, पिग्स, शीप, काऊ, ऐसे और भी एनिमल्स को भी ट्रांसजेनिक बनाया गया है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रीज़न क्या थे? सबसे पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी जीन अगर हम लोग किसी एनिमल की बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए, उस जीन का रेगुलेशन की स्टडी करने के लिए, वो कैसे रेगुलेट किया जाता है किसी बॉडी में, उसको मॉनिटर करने के लिए, उस जीन को, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उस जीन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। सेकेंड थिंग, स्टडी ऑफ डिजीजेस को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया गया, डिज़ाइन किया गया था, सो एज टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किसी डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है, कौन से जीन्स होते हैं, वो किस तरीके से डेवलप करते हैं डिजीज़ को। और हमारे पास बहुत से ट्रांसजेनिक मॉडल्स भी प्रेजेंट है, कैंसर का, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस का, और एल्जाइमर्स का, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उनके लिए भी यूज़ किया गया, वो उनको डिज़ाइन किया गया था। जैसे कि एक ट्रांसजेनिक शीप है, ट्रेसी शीप, जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जो कि ह्यूमन के एम्फाइजीमा की ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्योर करता है, एम्फाइजीमा को ट्रीट करता है, उस डिजीज़ को, या फिर अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ को क्योर करने के लिए काम आता है प्रोटीन। तो ये ट्रेसी शीप, ये ट्रांसजेनिक एनिमल ये डिज़ाइन की गई थी, जो कि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाती है, ठीक है, उसके लिए कॉड करती है। नेक्स्ट इज जो दूसरी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक काऊ को बनाया गया था, एक फर्स्ट काऊ जो 1997 में रोजरी काऊ प्रोड्यूस की गई थी, जिसके पास ह्यूमन प्रोटीन जिसकी वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती थी वो, और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता था लैक्टल एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस मिल्क था, जो कि ह्यूमन बेबीज़ के लिए न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा था, ह्यूमन बेबीज़ को ब्रिंग अप करने के लिए, जो कि नेचुरल काऊ के मिल्क से काफ़ी बेहतर था, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस जो डेवलप किए गए थे, वो वैक्सीन सेफ्टी, यानी कि वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है, यानी उनकी बॉडी के ऊपर पहले उनको डाल के टेस्ट किया जाता था। पोलियो वैक्सीन जो है उन्हीं पे टेस्ट की गई थी। इफ़ अगर वो सक्सेसफुल मिलती है तो फिर वो मंकीज़ और अदर एनिमल्स पे भी टेस्ट की जाती है सेफ्टी के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज़ नॉन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। वो तो वैक्सीन की टेस्टिंग थी, अब यहाँ पे केमिकल टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग को भी टेस्ट करने के लिए एनिमल्स को डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि वो कैरी करते हैं जीन्स दैट विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स, जिससे कि वो जीन्स को कैरी करते हैं, जो कि उनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक के बजाय। जो नॉन ट्रांसजेनिक नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनके अगेंस्ट उनसे ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया गया उनको। सो दे आर एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड इफेक्ट्स आर स्टडीड, फिर उनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं कि अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हम लोग डालेंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है। सो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इज सच दैट एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। तो इससे क्या है कि हम लोग ज़्यादा रिजल्ट्स कंसिक्वेंसेस ले पाएंगे, थोड़े ही टाइम में हम लोग ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा उसके इफेक्ट्स रीड कर पाएंगे। तो एथिकल इश्यूज ऑफ कोर्स, अगर हम किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं, भलाई से हम लोग कोई रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कम से कम हम लोग उस पर कोई जो भी कर रहे हो तो इसके लिए एथिकल इश्यूज तो होंगे ऑफ कोर्स। मतलब कुछ अलग अलग क्लेम्स तो लगेंगे, हम पे क्लेम्स तो लगेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऐसे एनिमल्स से हम गलत नहीं कर सकते। सो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अंडर हम लोग ये सब कर सकते हैं। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एलिवेट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो
मदद भी कर सकती है ऑर्गेनिजम्स को या फिर वो हार्म भी कर सकती हैं, वो टेक्निक्स, वो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उनका सिग्निफिकेंस भी देखना ज़रूरी होता है, क्या वो कुछ इम्पॉर्टेंट है भी है या फिर नहीं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम। तो हो सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कुछ, अगर इनको इकोसिस्टम ऐसे ही छोड़ दिया गया, अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे, तो हो सकता है इनका कुछ बहुत गलत इफेक्ट भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, जो हमने कभी सोचा ही ना हो, कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी तो हो सकता है। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, विच विल मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। आप लोग ऐसी रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते, या फिर सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो क्या हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक की सर्विस के लिए इनके सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, तो पहले सेफ्टी मांगी जाती है कि क्या सेफ्टी है आप लोगों की, कि ये हमारे ह्यूमंस को या फिर पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या फिर अगर इनको इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं करेगा, या फिर इस ऑर्गेनिज्म की भी क्या सेफ्टी है, इस ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं होगा। तो ऐसी कुछ कमेटी बनाई जाती है जिसके अंडर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन, ये वैलिडिटी और जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की, ये सब उसके अंदर आती है। सो अगर वहाँ से परमिशन मिलती है तभी हम लोग कोई रिसर्च कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म पे कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी हार्म नहीं पहुँचा सकते, या फिर हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। पहले हमको कुछ ऐसे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कुछ ऐसी कमिटीज़ से, फिर उसके बाद ही हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड, मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हैज़ ऑल्सो बीन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। तो पेटेंट्स भी तो होनी चाहिए हमारे पास, अगर हम लोग कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं। सो देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर, लोगों में एक गुस्सा भरा हुआ है, दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो उनको पेटेंट्स मिल रहे हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को यूज़ कर रही है, फिर प्लांट्स के फिर अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, है ना, तो उनको पेटेंट्स मिल रहे हैं। सो दैट हैव लॉन्ग आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड एंड यूज बाय फार्मर, जो कि फार्मर पहले यूज़ भी कर चुके हैं वैसी टेक्निक, है ना, तो वो कंपनी खुद के नाम पे पेटेंट करवा के उनको बेच रही हैं, उन सब चीज़ों को खुद से कह रही है कि ये सब हमारा है, जबकि वो पहले लोगों ने पहचान लिया था, पहले लोगों ने आविष्कार कर लिया, तो वो कह रहे कि अब हमने किया है, उसको कुछ नया नाम देके, कुछ नई फॉर्म देके खुद के नाम पेटेंट करवा लिए। एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ स्पेसिफिक कंट्री और रीजन, तो कोई भी लोग हो सकते हैं, या तो उस कोई स्पेसिफिक रीजन के हो सकते हैं, या फिर कोई उसी इंडिजिनियस पीपल्स है, ठीक है, तो वो लोग अपना ये गुस्सा, अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि ऐसे ही कोई भी पेटेंट नहीं करवा सकते आप। अगर वो किसी कंट्री का कोई जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, आप कहीं और ले जाके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने नाम पे पेटेंट करवा देते, तो वो गलत है। उसके पीछे पूरा स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा कि अगर वो किसी दूसरी कंट्री का था, वहाँ पे वो पहले से प्रेजेंट था, लोगों ने पहले उसको डेवलप कर चुके हैं, वो उनका है, तो वो उनके नाम होगा वो पेटेंट, अगर किसी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है तो। जैसे कि राइस इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर, एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा पुराना नाम है राइस का। सो देयर हैज़ बिन 2 लाख वेराइटीज, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि राइस की 2 लाख वेराइटीज सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है। सो द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में राइस की डाइवर्सिटी बहुत रिच है, हम लोग बहुत इस डाइवर्सिटी में रिच है, राइस की डाइवर्सिटी में। तो द बासमती की खुद की अपनी एक 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट हैं वो वेराइटीज 27, वो भी किसके बेस के ऊपर है, एरोमा और उसके फ्लेवर पे, उसके यूनिक एरोमा, खुशबू और उसके फ्लेवर के ऊपर बेस्ड है बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़। सो देर इज़ अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है फोकलोज एंड पोइट्री दैट इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, बहुत टाइम से ग्रो किया जा रहा है। इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने इसके ऊपर पेटेंट करवा लिया था बासमती राइस पे, थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से उन्होंने पेटेंट करवा लिया था। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी, उन्होंने कहा कि हमारी एक नई वैरायटी है राइस की, जबकि वो बासमती की ही वैरायटी थी, ठीक है। इन द यूएस एंड अब्रॉड, वहाँ सब बेचने लग गए, वो अपने नाम पे पेटेंट करवा के खुद ग्रो कर रहा है, खुद बेच रहा है। एंड दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव फ्रॉम इंडियन फार्मर, लोगों ने, हमारे इंडिया के लोगों ने उस वैरायटी को डिराइव किया था, उसको बनाया था उसको,
तो फिर इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी, उसको उन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती को सेमी और वैराइटीज़ के साथ क्रॉस करके एक नई वैरायटी बना के उसको अपने नाम से बेचने शुरू कर दिए, पेटेंट करवा ली, एंड क्लेम दैट कि हमने इन्वेंशन किया है या फिर हमने कोई नया आविष्कार किया है, नोवेलिटी की है, एंड द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंस एंड इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। इसलिए इसके ऊपर आवाज़ें उठी कि रोका जाए ऐसे लोगों को जो पेटेंट करवा के इसको बेच रहे। सेवरल अटेम्प्ट्स हैज आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस एंड प्रोडक्ट्स, तो बहुत से अटेम्प्ट्स हैं, ऐसे बहुत से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पेटेंट्स के ऊपर बहुत ब्लेम्स या फिर कुछ बहुत से एलिगेशंस लगाए गए हैं बहुत लोगों पे बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे कि टर्मरिक और नीम हमारी हर्बल मेडिसिन हैं ट्रेडिशन की, इनको भी लोगों ने पेटेंट करवा लिया था। फिर यहाँ के कुछ अलग अलग साइंटिस्ट या फिर कुछ और लोगों ने मिलके और फिर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि नहीं ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है, इसको डिफरेंट नाम से दूसरी जगह जाके पेटेंट करवा लेने से ये आपका नहीं हो जाएगा, बिकॉज इस एन इंडियन प्रोडक्ट। और उनकी आवाज़ उठाने की वजह से ये पेटेंट हमारा खुद का फिर से बन पाया। वरना इसीलिए हम कोई भी अगर खुद का कुछ नया बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या वो किसी और ने पेटेंट करवा रखा है, क्या ये पहले डेवलपमेंट हो चुका है। अगर वो बिल्कुल यूनिक है तो आप उसको तुरंत खुद के नाम पे पेटेंट करवा लें, वरना कोई और उसको पेटेंट करवा लिया तो फिर आपको उसके अगेंस्ट बहुत से फाइट करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपके नाम पे हो पाएगा। इस वजह से हमारी इंडिया की बहुत सी जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है उनको अगर कोई पेटेंट करवा लेता है, पुरानी कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई राइस की वैराइटीज इधर यूज़ हुई, ग्रेन्स के अदर ग्रेन्स की वैराइटीज़ को कोई बाहर जाके कुछ अलग थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको अपने नाम पेटेंट को, तो वो उनकी नहीं हो जाती है। So if we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, अगर हमने जल्दी से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अदर कंट्रीज इंडिविजुअल्स में एनकैश हमारी इसको हमारी लिगेसी को जिसमें हम है ना इसको खुद के नाम करवा लेंगे, वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो उनके नाम हो जाएगी। इसी वजह से हम लोगों को ऐसी सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए। बायो पायरेसी क्या होता है? पायरेट्स, नो पायरेट्स, पायरेट्स मतलब चोरी करने वाले। सो बायो पायरेसी piracy यानी कि बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर तो द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज बायो रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन को उनका कोई ऑथराइज कोई हक नहीं होता फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट, ना ही उन लोगों को या फिर उस कंट्री को वो पेमेंट करते हैं कि भाई हम आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को ये हम कुछ पेमेंट दे रहे हैं, कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देते हैं और यूज़ करते रहते हैं उसको, बायो रिसोर्सेज को यूज़ करने लग जाते हैं बिना कोई अथॉराइजेशन बिना कोई हक के। सो इसको बोलते हैं बायो पायरेसी, यानी कि चोरी करना, बायो रिसोर्सेज की लिविंग रिसोर्सेज की चोरी करना, यूज़ करना उनको। दिस नॉन एज बायो पायरेसी। ओके, so most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge। बहुत से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो फाइनेंशियली तो रिच है लेकिन उनके ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत कमी है, उनकी डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच लिगेसी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग में आती है तो इनमें इन ट्रेडिशनल नॉलेज में बायोडाइवर्सिटी में हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत रिच है। एंड रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, जो नॉलेज बायो रिसोर्सेज रिलेटेड उसमें भी हम लोग बहुत रिच हैं। सो द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम। तो इस नॉलेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न एप्लीकेशंस में, मॉडर्न, ठीक है। आजकल के अलग अलग जगह जगह पे हम लोग हमारे इस ट्रेडिशनल पुराने नॉलेज को जो हमारे काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ट्रेडिशन में, इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम को, एफर्ट को, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन, उन सब को हम लोग बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं टाइम को, हमारे एफर्ट्स को, इनको यूज़ करके, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करके। So there has been growing realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। तो यहाँ पे injustice अन्याय हो रहा है ना, and benefit of sharing। So therefore some nations are developing laws
टू प्रिवेंट सच अनऑथराइजेशन। तो कुछ नेशंस ऐसे लॉज बना रहे हैं, ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि उनकी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट कोई और कंट्री, कोई डेवलप्ड कंट्री उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई डेवलप्ड कंट्री चुरा ना सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके, उसका गलत मिस यूज़ ना कर सके, और बिना कोई अथोराइजेशन के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे उनको कॉम्पनसेशन मिले। अगर कोई यूज़ करता है तो उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उनको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है। सो द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। उन्होंने एक पेटेंट बिल के ऊपर एक अमेंडमेंट निकाली है दैट टेक सच इशू, वैसे इशूज़ को अपने अंडर कंसिडर करता है, देखता है, इन पर सुनवाई वगैरह करता है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सभी इंक्लूड करता है वो। सो दिस वाज द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इट वाज द वेरी शॉर्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, बायो पायरेसी, पेटेंट्स वगैरह सब, हमारे इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज में कितना रिच है हमारा कंट्री, और डाइवर्सिटीज़ में अलग अलग मेडिसिन की। फिर हमने से पहले एथिकल इशूज़ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही नहीं डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और फिर इनका क्या, इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों डेवलप किए गए, ये डिजीज़ वगैरह, हेल्थ वगैरह प्रोडक्ट्स में। और फिर डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, मोलिकुलर डायग्नोसिस, जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे करेक्ट किया जा सकता है डिफेक्ट्स को। इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। और फिर इससे पहले हम लोग बना रहे हैं इंटरफेरेंस, किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जा सकते हैं। फिर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स तैयार कर सकते हैं जिससे कि प्लांट की सेफ्टी खुद ही कर सके। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट्स देखे हम लोगों ने। और फिर ये सब थी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन और ये 3 रिसर्च एरियाज, ध्यान रखना। दिस वॉज योर चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड आपके नोट्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, क्वेरी, सो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आई एम देयर टू हेल्प यू। So do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you.